नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान पर अपडेट्स देना शुरू करूं उसके पहले आपको दिखाता हूं एक वीडियो। कल ईरान के अंदर महिलाओं ने एक जुलूस निकाला, वही महिलाएं, वही ईरानी औरतें जिनके बारे में कहा जाता है कि अरे उनको तो बहुत दबा के रखा गया है, वो तो सरकार से नफरत करती हैं, खामेनेई साहब से नफरत करती हैं, वो चाहती हैं कि सरकार बदल जाए। उन महिलाओं का कल एक जुलूस निकला और जबरदस्त जुलूस निकला। आप देखेंगे इन महिलाओं को जिनके हाथों में एकदम आधुनिक राइफल्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, खुद गाड़ियां चला रही हैं, बाइक्स खुद चला रही हैं, कारें खुद चला रही हैं। इनको देखिए और आप बताइए कि क्या ईरान की महिलाएं वाकई पिछड़ी हुई हैं। और अगर इस जुलूस से भी आपका मन ना भरा हो तो एक और जुलूस देखिए जिसमें ईरान की पायलट्स यानी महिला पायलट्स, वो महिलाएं जो हवाई जहाज उड़ाती हैं, उनका ये जुलूस है। और फिर अंदाजा लगाइए कि ईरान में औरतों के हालात वाकई कैसे हैं। और जब ये महिलाएं जुलूस निकाल रही थी तो उसी समय इस्फहान गए हुए थे राष्ट्रपति पेजेश्कियान, और वो साइकिल से निकले सड़कों पर। साइकिल से एक ऐसे देश का राष्ट्रपति निकलता है जहां हमेशा खतरा बना हुआ है कि इजराइल कभी भी हमला करके वहां के और लीडर्स को मार सकता है। यह दिखाता है कि ईरान ने किस बहादुरी और किस हिम्मत के साथ मुकाबला किया है अमेरिका का। आप जानते हैं कि ईरान की शर्त मानकर अमेरिका ने लेबनान पर बमबारी रुकवा दी। ट्रंप ने लगभग ऑर्डर दिया, यह बताया कि बॉस मैं हूं, इजराइल को यह ऑर्डर दिया कि तुरंत बमबारी बंद कर दो। हालात यह है कि इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने इसके बाद ट्रंप से पूछा कि यह तुमने कैसे कह दिया, तुमने मुझे कैसे ऑर्डर कर दिया। और ट्रंप ने फिर से ट्रूथ सोशल पे लिखा कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है। यानी अब ट्रंप इजराइल को औकात दिखा रहा है कि हमारे बिना तुम्हारी लड़ाई चलेगी नहीं और तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, और हम ईरान से बात करने जा रहे हैं। इसके बाद अरागची साहब का एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट को बहुत गौर से पढ़ने और समझने की जरूरत है, क्योंकि इस ट्वीट के बाद यह शोर मच गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है ईरान ने, ईरान झुक गया है, ईरान दब गया है, ईरान ने फाइनली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया, डर गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बातें इसलिए की जाती हैं कि लोगों के समझ में लैंग्वेज नहीं आती है, डिप्लोमेसी की लैंग्वेज नहीं आती है, और ईरान अमेरिका वार को बहुत दूर दूर से देख रहे हैं, अंदर घुसकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अरागची साहब के इस ट्वीट को गौर से देखिए। पहली बात तो उन्होंने साफ की कि लेबनान पर हमला बंद हुआ, इसलिए हम फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारी शर्त मानी, इसलिए हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, आगे पढ़िए। आखिर में वो लिखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली तो है, जहाज वहां से जा सकते हैं, और केवल कमर्शियल जहाज, लड़ाकू जहाज नहीं जा सकते, केवल कमर्शियल जहाज वहां से जा सकते हैं जो माल ढोने वाले जहाज हैं। और वो भी कैसे जा सकते हैं, एकदम लफ्ज दर लफ्ज में पढ़कर अंग्रेजी में बताता हूं, फिर उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जहाज जो जा सकते हैं वो किस रूट पर जा सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड रूट पर जा सकते हैं। और वो रूट कोऑर्डिनेट किससे करना है, किससे पूछना है कि हुजूर हम यहां से निकलें या ना निकलें, पूछना है आपको ईरान सरकार के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल जहाज अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन ईरान की परमिशन के साथ। ईरान से आपको यह परमिशन लेनी पड़ेगी कि इस रूट से हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ईरान आपको बताएगा इतना साउथ जाइए, इतना ईस्ट जाइए, इतना वेस्ट जाइए, इतना नॉर्थ जाइए, ये वाला रास्ता पकड़िए, यहां से निकलिए। और ईरान जब आपको ये रास्ता बताएगा तो ईरान आपसे कह सकता है कि आपके ऊपर हमने इतना टोल लगाया है, इतना टोल हमको पेमेंट कीजिए, उसके बाद जाइए। इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली जरूर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर पूरा कंट्रोल ईरान का है। और इस बात की तस्लीम फिलहाल तो ट्रंप ने भी की है, जो लिखता है स्ट्रेट ऑफ ईरान। आप याद कीजिए, वही ट्रंप है जो इसको स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहा था, कभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहता है और अब कह रहा है स्ट्रेट ऑफ ईरान। जो जिम्बाब्वे की एम्बेसी है ईरान की, वैसे भी ईरान की एम्बेसीज ने तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पर। तो जो जिम्बाब्वे की एम्बेसी है उसने लिखा कि जब मूड खराब हो तो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, जब मूड ठीक ठाक हो तब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नॉर्मल हो, और जब मूड बहुत अच्छा हो तो स्ट्रेट ऑफ ईरान।
तो जब उस स्ट्रेट को ट्रंप कहता है स्ट्रेट ऑफ ईरान, तो यह तस्लीम करना है, इस बात को स्वीकार करना है, इस बात को एक्सेप्ट करना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली नहीं है, बंद तो पूरी तरह से इसलिए की गई थी क्योंकि लेबनान पर हमला हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि जब लेबनान पर हमला शुरू हुआ, इसके बाद भी, सीज फायर के बाद भी, तो ईरान हमला करने वाला था पलटकर इजराइल पर, लेकिन पाकिस्तान ने उसको समझाया कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं और ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका लेबनान पर हमला रुकवाएगा तो ठीक, वरना हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक रखेंगे, पैसा देकर भी कोई नहीं जा पाएगा। तो अब जब लेबनान पर हमला रुक गया है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया है ईरान के कंट्रोल में। यह बात बहुत कायदे से समझनी चाहिए, खासतौर पर उन सोशल मीडिया हैंडलर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, जो कल बहुत ज्यादा खुश होकर कह रहे थे कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, ईरान ने हार मान ली। और इसके बाद आप देखिए अजीजी साहब जो वहां पे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने बाकायदा एक नक्शा जारी किया और उस नक्शे में दिखाया कि ये वाला रूट है और इस तरह से ईरान इसको कंट्रोल करेगा। तो पहली बात जो मैं आपसे कह रहा हूं वो ये कि दोनों जगह अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुका है। पहली जगह लेबनान के मामले पर झुका है और लेबनान पर हमला बंद करने के लिए कहा है, और दूसरी जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर झुका है, जहां उसने ईरान के हिसाब से ईरान के कंट्रोल में जहाजों के जाने की बात एक्सेप्ट कर ली है। इसके बाद एक और बयान आया, वो आया कि लेकिन ब्लॉकेज जारी रहेगा जब तक फाइनल डील नहीं होती है। ईरान ने पलट के कहा अगर ब्लॉकेज जारी रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी कोई जहाज नहीं जाने देंगे। कहा यह जा रहा है कि ब्लॉकेज अब सिर्फ नाम का रह गया है, ईरानी जहाजें आराम से निकल रही हैं और जा रही हैं, और यह ब्लॉकेज भी एक आध दिन के अंदर अमेरिका हटा लेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर फ्रंट पे अमेरिका की हार हो रही है। अब देखिए ट्रंप वो आदमी तो है नहीं जो हार मान ले, तो उसको जीत बतानी है। तो कल उसने एक के बाद एक ढेर सारे ट्रू सोशल पर पोस्ट लिखे, ट्वीट किए, जो भी आप कहना चाहें, और उसका मानी अगर देखें तो यह है कि न्यूक्लियर डस्ट ईरान हमें दे देगा। ईरान जो अपना एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमें दे देगा, और साथ में ईरान ये वादा करेगा कि वो एटॉमिक बम कभी नहीं बनाएगा। ये दो चीजें थी जिसको जीत की तरह ट्रंप लगातार अपनी जनता को दिखा रहे थे। देखिए केवल जीत का मामला नहीं है, मार्केट का मामला उससे बड़ा है। जब ट्रंप ये सारा कुछ लिख रहे थे तो मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, और अब वीकेंड आ गया है, मार्केट के बंद होने का टाइम है। तो संडे को अब क्या बयान देंगे वो देखना होगा, वो बयान उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इन बयानात की हकीकत को देख लेते हैं। ईरान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि ये सारे बयान झूठ है। कालीबाफ साहब का बयान आया है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 7 बयान दिए और सातों के सातों बयान पूरी तरह से झूठ है, सारे के सारे झूठ हैं। ईरान को अपनी जमीन से जितना प्यार है, जैसे ईरान 1 इंच जमीन किसी को नहीं देगा, वैसे ही ईरान 1 तोला अपना एनरिच्ड यूरेनियम भी किसी को नहीं देगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कालीबाफ साहब का बयान है, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं और साथ में अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही थी, जो पाकिस्तान टीम गई थी, उसका अहम हिस्सा थे। यानी ट्रंप जो ये कह रहा है कि ईरान इस बात के लिए मान गया है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम हमें दे देगा, ईरान ने कहा कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी हाल में नहीं देंगे, हमने कोई बात स्वीकार नहीं की है, कोई न्यूक्लियर डस्ट हम नहीं देंगे, और ना ही हम ये वादा करेंगे कि 20 साल तक हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी हमने नहीं माना है। यह ईरान का कहना है, और इसके बाद अभी ट्रंप का या अमेरिका से कोई बयान नहीं आया है। दरअसल बातचीत चल रही है लगातार। पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब जो आर्मी कमांडर हैं वहां गए थे, और जो मुझे लग रहा है कि बातचीत जहां पहुंच सकती है उसमें 2-3 चीजें लग रही हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। दूसरा, लेबनान के मामले पर अमेरिका को कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा जिससे इस तरह की बमबारी बंद हो। एक बात और यहां पर समझिए कि क्या लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जीत रहा था? हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे आप लोग तो इनके पक्ष में हैं, रेजिस्टेंस के इसलिए बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं फ्रांस के एक अखबार की खबर, फ्रांस 24 की खबर दिखाता हूं। स्क्रीन पर देखिए वो खबर है। बिनेत जबेल की बात है, जिस गांव पर कब्जा करने की कोशिश लगातार कर रहा था इजराइल। फ्रांस 24 कहता है कि इस छोटे से गांव पर भी इजराइल कब्जा नहीं कर पाया, और लीजेंडरी शब्द का इस्तेमाल करता है रेजिस्टेंस के लिए, शानदार कह सकते हैं,
बेमिसाल कह सकते हैं, जो चाहे इसके ट्रांसलेशन में आप कह सकते हैं। लीजेंडरी रेजिस्टेंस के हिजबुल्लाह ने इस एक गांव पर भी इजराइल को कब्जा नहीं करने दिया, यह कह रहा है फ्रांस 24, जो फ्रांस का अखबार है, मेरा अखबार नहीं है, और ना ही जो लेबनान का अखबार है। यानी इस जंग में भी ये जीत तो नहीं रहे थे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन चूंकि लेबनान गवर्नमेंट का सहयोग मिल रहा था और लेबनान गवर्नमेंट किसी भी तरह से इनकी मुखालिफत नहीं कर रही थी, और लेबनान गवर्नमेंट के पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, इसलिए बेरूत और बाकी शहरों में जाकर या साउथ के गांव में जाकर आसमान से ये बम गिरा रहे थे, घर तोड़ रहे थे। जमीनी लड़ाई में ये कहीं नहीं जीत रहे थे, लगातार इनकी लाशें गिर रही थी। बस इनके पास ये एक चीज थी कि इनके पास जहाज हैं और बम हैं, और वहां एयर डिफेंस नहीं है, तो आसमान में जाकर ये बम गिरा सकते हैं, मिसाइलें फेंक सकते हैं और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए गजा वाला मॉडल ये लेबनान में अपनाना चाहते थे कि जैसे गजा में पूरा का पूरा शहर जमींदोज कर दिया गया, वैसे ही साउथ लेबनान को भी जमींदोज कर दिया जाए, ये करना चाहते थे, और ईरान ने इस पर रोक लगवा दी है। नंबर 2। तीसरी बात, जहां तक एनरिचमेंट का सवाल है, मैं नहीं मानता कि ईरान किसी भी हाल में अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देगा। हां, यह हो सकता है कि किसी तीसरे मुल्क, हो सकता है रशिया के लिए, ईरान राजी हो जाए कि कुछ साल के लिए, साल 2 साल 5 साल के लिए अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो रशिया पहुंचा दे, यहां तक तो बात हो सकती है। मोरिटोरियम का मामला है, यानी यह मियाद तय करने का मामला है कि कब तक ईरान दोबारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट शुरू नहीं करेगा। अमेरिका 20 साल मांग रहा है, कहा यह जा रहा है कि ईरान 5 साल के लिए तैयार था, तो यह 5, 7, 8 साल के लिए कुछ मामला ईरान मान सकता है कि चलो इतने साल हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे। इससे ज्यादा ईरान किसी मांग पर राजी नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में ईरान अपने फ्रोजन एसेट्स को खुलवाने की बात करेगा। यानी ईरान की जो संपत्ति है और जिसको दबा कर रखा है अमेरिका ने सैंक्शन के तहत, वो अमेरिका को खोलना पड़ेगा, जिसका अमाउंट लगभग $20 बिलियन बताया जा रहा है। यानी $20 बिलियन जो ईरान का है, ईरान को वापस होगा। और खबर यह भी आई थी कि अमेरिका से ईरान ने डिमांड किया है कि गल्फ नेशन से उसको मुआवजा दिलवाया जाए। तो हो सकता है कि एक बार फिर अरब मुल्कों पर बिल कटे और ये लोग जो कल तक बहुत चिल्ला रहे थे, ये लोग अमेरिका को मुआवजा दें। वैसे एक मजेदार घटना यूनाइटेड नेशन में हुई। यूनाइटेड नेशन में बहरीन के जो प्रतिनिधि हैं, वो ईरान के बारे में काफी बुरा भला कह रहे थे, ईरान के ऊपर बहुत सारा आरोप लगा रहे थे। आप जानते हैं, बहरीन पहले भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए बाकायदा प्रपोजल लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जा चुका है, जहां पर रशिया और चाइना ने इसको पास नहीं होने दिया। फ्रांस ने पहले ही रोक दिया था कि इसमें हथियार का मामला हटाइए, और रशिया और चाइना ने बाकी भी पास नहीं होने दिया। तो बहरीन एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने जो जवाब दिया है वहां पर, वो बहरीन को जिंदगी भर याद होगा। उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई और बहरीन ने अपने ठिकानों का इस्तेमाल हमारे दुश्मन को करने दिया, हमारे ऊपर हमला करने के लिए, तो उसके बाद हम बहरीन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि बहरीन अपना नाम भी भूल जाएगा। यानी बहरीन एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, बहरीन में सरकार बदल जाएगी और बहरीन को ईरान फिर से 1970s में ईरान से बहरीन को बाहर किया गया था, फिर से बहरीन को ईरान कब्जे में ले लेगा। उनके कहने का मानी ये था। मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन के भीतर किसी मुल्क ने इतने गुस्से में और इतनी सीधी बात की हो। इसके बाद बहरीन के अंदर जो कहते हैं उनकी नसों में एक सिहरन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी। वो जानते हैं कि अगर सऊदी अरबिया साथ ना दे और अगर ईरान हमला करेगा तो 2 घंटे भी टिक पाना बहरीन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उधर चाइना ने जो एक घोषणा की है वो और मजेदार है और अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। तस्नीम न्यूज ये बता रहा है कि उस पूरे इलाके में चाइना का पेट्रो युआन जो है वो पेट्रो डॉलर की जगह ले रहा है। मतलब समझिए इसका, पेट्रो डॉलर का मतलब ये होता है, अमेरिका ने ऐसा समझौता किया हुआ है और ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जितना वहां पे तेल बिकता है वो सारा डॉलर में बिकता है। चाहे सऊदिया का तेल हो, चाहे यूएई का तेल हो, चाहे बहरीन का तेल हो, चाहे कतर का तेल हो, अरब मुल्कों का जितना तेल और गैस बिकता है सारा डॉलर में बिकता है। यानी खरीदने वाले को उतने डॉलर की जरूरत होती है, वो डॉलर खरीदता है और इस तरह से डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ती रहती है। अभी हिंदुस्तान की बात बताऊं, रुपया जिस तरह से गिर रहा था, गवर्नमेंट ने यह कहा कि स्पॉट मार्केट से आप डॉलर मत खरीदिए, डॉलर खरीदिए आप गवर्नमेंट की क्रेडिट लाइन से, ताकि ऐसा ना हो कि डॉलर आप इतना खरीदें कि रुपए की कीमत बिल्कुल नीचे चली जाए। तो
पेट्रोल डीजल जिसको भी खरीदना है उसको डॉलर खरीद के रखना पड़ता है और इसके चलते अमेरिकन मार्केट के बेहद खराब हालात के बावजूद डॉलर की डिमांड बनी रहती है। डॉलर की जो वैल्यू होती है वो काफी ऊंची होती है। अब चाइना यह कह रहा है कि हम जो तेल खरीदेंगे वो डॉलर में नहीं खरीदेंगे, हम युआन में खरीदेंगे, यानी अपनी करेंसी में खरीदेंगे। यानी चाइना जितना तेल खरीदेगा उसके बदले डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर का इस्तेमाल वो नहीं करेगा। यहां तक बताया जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर थी, हिंदुस्तान ने जो तेल ईरान से खरीदा है वो युआन में ही खरीदा है, यानी वहां पर धीरे धीरे डॉलर की जगह युआन लेने जा रहा है। ये खबर अमेरिका के लिए एक और झटका हो सकती है। दरअसल ये जो पूरी जंग है ये अमेरिका के कमजोर होते जाने और चाइना के मजबूत होते जाने का सबसे बड़ा सबूत लेकर हमारे सामने आई है। अगर यह होता है तो आप समझिए अमेरिकन इकॉनमी को जबरदस्त झटका लगेगा। धीरे धीरे और भी मुल्क हो सकता है कि अपनी करेंसी में या फिर युआन में, जो भी करेंसी अपनी करेंसी अगर अरब नेशंस और ईरान मंजूर करते हैं तो अपनी करेंसी में, और नहीं तो युआन में खरीदना शुरू करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अमेरिकन इकॉनमी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस समय अनातालिया में एक बड़ी मीटिंग चल रही है पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और टर्की की। यह हम पहले ही जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है और इसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है, इजिप्ट भी शामिल होना चाहता है और एक तरह से एक मुस्लिम नाटो क्रिएट करने का प्रोसेस चल रहा है जिसमें बाद में और मुस्लिम कंट्रीज और साथ में अरब कंट्रीज आ सकती हैं। ये इजराइल के लिए एक बेहद बुरी खबर हो सकती है और इजराइल के लिए बुरी खबरों की कोई कमी नहीं है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो 75 एमपीज ने 75 एमपीज ने साइन किया है इस बात पर कि इजराइल के खिलाफ बैन लगाया जाए, इजराइल के खिलाफ सैंक्शन लगाया जाए। अगर इन एमपीज का नंबर बढ़ता है तो आप ये समझिए कि इजराइल के ऊपर यूके सैंक्शन लगा सकता है। ईरान के साथ जो जंग चल रही है वो जंग रोकने के लिए 2 दिन पहले अमेरिकन सीनेट में एक प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव को सिर्फ 1 वोट से जीत पाए ट्रंप, यानी 1 वोट अगर और नहीं पड़ता तो अमेरिकी संसद, अमेरिकी सीनेट बैन कर देती ट्रंप को ईरान के साथ वार में जाने के लिए। बाकी स्पेन और बाकी सब जगह जो चल रहा है वो मैं लगातार बताता ही रहता हूं। इजराइल इस जंग से बुरी तरह से हार के बाहर हो रहा है और वो हार केवल लड़ाई की नहीं है, केवल जमीनी मैदानी हार नहीं है, वो हार परसेप्शन की है कि सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ होती लगातार चली जा रही है और ऐसा 70-75 सालों में पहली बार हो रहा है। इसी के बनिस्बत देखें तो ईरान की जितनी इमेज बनाई गई थी कि वहां की औरतें तो बिल्कुल घरों में कैद रहती हैं, आज दुनिया जानती है कि वहां की औरतें जहाज बना भी रही हैं, जहाज उड़ा भी रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, संसद में जा रही हैं और सड़कों पर बेखौफ होकर घूम रही हैं, यहां तक कि बिना हिजाब के भी सड़कों पर दिखाई दे रही हैं और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। दुनिया को यह बताया गया था कि सैंक्शन लगा के ईरान को तबाहो बर्बाद कर दिया गया है और अब दुनिया जानती है कि ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए हैं। कल तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुली थी, किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ता था, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना ईरान के परमिशन के कोई निकल नहीं सकता है। ये हालात हैं और इन सब के बीच में आपसे कह रहा हूं, जैसा मरांडी साहब ने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि अमेरिका ने ये सारे जो कल बयान दिए हैं कि ईरान इस पर मान गया, उस पर मान गया, ये इस बहाने के लिए दिए हैं कि जब वो अटैक करे तो कहे कि ईरान जो बातें मान चुका था उनसे पीछे हट गया, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं, इसलिए संडे का इंतजार कीजिए। ये सारी बातें पलट सकती हैं या फिर वो डेट आ सकती है जब ईरान और अमेरिका की अगली बातचीत होगी, तो जंग होगी फिर से या फिर सुलह होगी। ये खबर मुझे लगता है कि संडे मंडे के बीच में आ जाएगी और आप जानते हैं मैं तो हमेशा यही दुआ करूंगा कि सुलह हो, दुनिया में शांति हो, अरब मुल्क चैन से जी सकें, वहां के लोग चैन से जी सकें और ईरान के ऊपर सैंक्शन हटे ताकि ईरान के लोग भी दुनिया से व्यापार कर सकें और एक और शानदार मंजिल तक पहुंचने की तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।